सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। और पिछले वीडियोस में हमने लॉस के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Although the origin of the idea that matter is composed of a small indivisible particles called atomio, meaning individual, dates back at the time of Democritus, a Greek philosopher, 460 to 370 BC. It again started emerging as a result of several experimental studies which lead to the laws mentioned above. देखिए, जो आइडिया है मैटर कि मैटर जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, ये कहाँ से आया? ये आया हमारे डाल्टन लॉ से। तो 1808 में जो है डाल्टन ने पब्लिश किया अपना वर्क जो कि है ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग। और उसमें उन्होंने बताया हमें बहुत सारी बातें, जैसे कि उन्होंने बोला कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, मतलब मैटर उन एटम्स का बना हुआ है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जो कि आज के समय पे हम जानते हैं मैटर को डिवाइड किया जा सकता है फर्दर, विच इज आज के हिसाब से तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, बट उस समय ना डाल्टन ने बोला था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, मतलब मैटर उन एटम्स के बने हुए जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर्स इन मास। देखिए, उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, तो वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। इसमें इन्होंने ये बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स के एटम होंगे, मतलब एक एलिमेंट है मान लो एक्स, इस एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनमें जो प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, उनमें सेम मास होगा। और अलग एटम जो है उसका अलग प्रॉपर्टी और अलग मास, ये उन्होंने बोला। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय पे आइसोटोप्स का कंसेप्ट है, आइसोबार की कंसेप्ट है। तो आज के समय में हम जानते हैं कि मतलब एक एलिमेंट जो है उनके अलग अलग मासेस हो सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज वो शो कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में एग्जिस्ट करता है। तो आज के समय में तो हम जानते हैं कि एक एलिमेंट जो है अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनके अलग अलग मासेस हो सकते हैं। तो आज के समय पे तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन उस समय डाल्टन ने ये बताया था। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो उन्होंने बोला कि कंपाउंड कब बनेगा? जब किसी एलिमेंट का कंपाउंड तब बनता है जब अलग अलग एटम जो है वो कंबाइन करेंगे फिक्स्ड रेशियो में, अलग अलग एटम। लेकिन जैसे कि हमने एवोगाड्रो लॉ में ही देखा कि हमारे जो है सेम एलिमेंट जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आज के समय पे गलत है। उस समय उन्होंने बोला कि अलग अलग एलिमेंट ही कंबाइन करके कंपाउंड बना सकते हैं, वो भी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। लेकिन हमें पता है कि सेम एलिमेंट भी आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. तो इनके अकॉर्डिंग जो है केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बस एटम्स जो है एक दूसरे में रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, बस यही होता है। और उसमें क्या होता है, हमारा ना मैटर, ना कोई कुछ नया चीज़ ना बनता है, ना उसमें कुछ डिस्ट्रॉय होता है। मतलब एक these are neither created nor destroyed in a chemical reaction. बस वहां पर क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ओके।
अब देखते हैं आगे कि डाल्टन्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो डाल्टन्स का जो लॉ था वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और साथ ही साथ वो ये भी नहीं बता पाए कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग एटम्स which was answered later by another scientist। और वो ये भी नहीं बता पाए कि जो हमारे एटम्स जो कंबाइन कर रहे हैं वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, उसका रीज़न भी उन्होंने नहीं दे पाए। तो ये तो बात हो गई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब देखिए, हम ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग बताया था कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। आफ्टर हैविंग सम आइडिया अबाउट द टर्म्स एटम्स मॉलिक्यूल्स, it is appropriate here to understand what do you mean by atomic and molecular masses। मतलब जैसे कि आप जान चुके हो अलग अलग लॉज के बारे में, तो अब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे कि ये होते क्या है, उनके मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक मासेस, इनका मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है इस चैप्टर का ये। Atomic mass or the mass of an atom is actually very small because atoms are extremely small। तो एटॉमिक मास जो है किसी एटम का वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि एटम्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। Today we have sophisticated techniques, example mass spectrometry and for determining the atomic masses fairly accurately। आज हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री है जिसके थ्रू हम लोग जो है मासेस को, एटॉमिक मासेस को एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। लेकिन 19th सेंचुरी में क्या था, जो साइंटिस्ट जो हैं उनके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं था, लेकिन वो मासेस को डिटरमाइन करते थे रिलेटिव, एक एटम को कंसिडर करके उसके रिलेटिव में अदर जो है मासेस को डिटरमाइन करते थे। बट इन 19th century scientists could determine the mass of one atom relative to another by experimental means, as has mentioned earlier। ठीक है, हाइड्रोजन being the lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1 without any units and other elements were assigned masses related to it। तो देखिए उस समय के साइंटिस्ट जो भी थे उन्होंने क्या किया कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो सबसे लाइटेस्ट एटम था, तो उन्होंने ऐसे ही हाइड्रोजन को जो है वो एटॉमिक मास जो है मतलब 1 कंसिडर कर लिया इसे, और इसी के रिलेटिव पे दूसरे एलिमेंट्स के मासेस जो है वो रखना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, मतलब इसे मान लिया, एक कंसिडर कर लिया, और इसके अकॉर्डिंग जो है दूसरे एलिमेंट्स के मासेस को कंसिडर करना शुरू किया इसके रिलेटिव। ठीक है, ओके। So however the present system of atomic mass is based on carbon 12 as the standard and has been agreed upon in 1961। लेकिन आज के समय पे हम लोग जो है किस बेसिस पे हमने कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड मान कर लिया है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग दूसरे के मासेस को हमने रखा है। जैसे कि देखो वो भी हमने 1961 में ये किया। जो हमारा कार्बन 12 है, कार्बन हमें पता है अलग अलग कार्बन के होते हैं, तो देखिए कार्बन जो 12 है, जो 12 कार्बन है ना, उसे हमने कंसिडर किया। जो अलग अलग आइसोटोप्स हम जानते हैं कार्बन के हैं, तो उसमें हमने कार्बन 12 को कंसिडर किया, जिसको हम लोग C12 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इज असाइंड एज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास। तो इसे हमने जो है कार्बन को कंसिडर किया कि इसका मास कितना होगा, 12 एटॉमिक मास, और इस यहाँ पर हमने एक यूनिट जो है वो बताया AMU, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एंड masses of all other elements are given relative to this standard। जैसे कि हमने बोला कि कार्बन को हमने क्या मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया, और बाकी एलिमेंट्स के मास जो है इसी के रिलेटिव जो है हमने रखना शुरू किया। One atomic mass unit is defined as a mass of exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom। अरे ये
मैंने क्या बोल दिया, देखिए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक एटॉमिक मास यूनिट को क्या यहाँ पर डिफाइन किया गया है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा कार्बन 12 हमने कंसिडर किया, ठीक है। अब एक एटम को कंसिडर किए करेंगे तो 1/12 हो जाएगा ना, 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ठीक है, 1/12 टाइम ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये हमारा क्या हो गया, 1 AMU, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर हो गया। समझा आपने? तो देखिए, और आप देखो कि 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप देखो ये यहाँ पर जो है ना मास ऑफ C12, तो मास ऑफ C12 आपको पुट कर दो यहाँ पर और 1/12 से डिवाइड करो तो वो आपका आ जाएगा इतना 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और आप मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, फिर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। Thus in terms of AMU the mass of hydrogen atom, तो अगर एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो देखो डिवाइड कर दो, 1.736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, डिवाइड कर दो 1 एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको आप राउंड फिगर में 1.0080 आप लिख दो एटॉमिक मास यूनिट। उसी तरीके से आप मास ऑफ ऑक्सीजन आप अगर डिराइव करोगे तो वो हमारा आएगा 15.995 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एट प्रेजेंट AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। अब हम लोग जो है एटॉमिक मास यूनिट नहीं लिखते, अब हम लोग U लिखते हैं, जिसको हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है। When we use atomic masses of element in calculations, so we actually use average atomic masses of elements which are explained below. तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मासेस जो हम लोग यूज करेंगे ना एलिमेंट्स के कैलकुलेशंस में, तो एक्चुअली हम लोग उसका एवरेज एटॉमिक मास लेकर के चलेंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हाई ऑक्सीजन का कितना निकल के आ रहा है, 15.995 एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है। तो अब हम लोग मास जो है इसका 16U लेकर के चलते हैं, मतलब एवरेज कंसिडर करके चलते हैं मासेस को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एवरेज एटॉमिक मास। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।